नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SST फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर स्वागत है। बहुत ही अच्छे कंटेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ आज का वीडियो है। आज तारीख है 14 जून 2023 ईस्वी। यकीन मानिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिससे डायरेक्टली आपके मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव को लेकर कई सारे न्यूज़ चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में 8 की जगह पर 16 सवाल पूछे जाएंगे क्या। उनको मैं बता दूं, मासूम होते हैं बच्चों, नहीं पता होता उनको। ऑलरेडी GS2 में इस बार 20 सवाल लिखने को दिए गए थे, जिसमें से 15 शॉर्ट फॉर्मेट के थे और 5 लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल थे। तो 20 सवाल तो आपको ऑलरेडी बोला गया है लिखने के लिए। तो परिवर्तन और क्या होगा। यूपीएससी में भी 20 ही सवाल लिखने को होते हैं, लेकिन वहाँ पर विकल्प नहीं रहता है। वहाँ 20 के 20 सवाल आपको लिखने होते हैं। बीपीएससी में GS2 पेपर में करीब में 20 सवाल इस बार लिखने को थे। और GS1 में भी अगर मिला दे हम लोग तो बहुत सारे सवाल लिखने को थे, ऊपर से मैथमेटिक्स भी सॉल्व करना था। तो एग्ज़ाम पैटर्न में अगर कोई परिवर्तन होता है तो कोई आप ही के लिए अकेले नहीं होगा, सभी के लिए परिवर्तन होगा। जितने 6 लाख 7 लाख बच्चे देंगे उन सब के लिए परिवर्तन होगा। इसको लेकर घबराइए और कियोस मत क्रिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी परिवर्तन होगा कुछ दिनों में, इसी महीने या अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा 69 का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक होगी इस बार। और सीटों की संख्या अधिक होती है और अच्छे पद होते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होता है। जिनका मान लीजिए पिछली बार किसी अच्छे पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है और SDM का इस बार पोस्ट आता है, तो जितने सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो सभी फिर से एग्ज़ाम देते हैं अपना जो रैंक है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। 1/3 जो है ये निगेटिव मार्किंग हो सकता है। 4 ऑप्शन के साथ आपका एग्जामिनेशन होने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि पोल लिया था आयोग ने, पोल लिया था और पहले भी उन्होंने माहौल बना दिया था कि पोल तो एक बस नाम का था। माहौल बन गया था कि आने वाले समय बीपीएससी में 4 ही ऑप्शन होंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके लिए जब भी प्रैक्टिस करें तो ध्यानपूर्वक, अंधे होकर ना सवालों को हल करें, सोचकर समझकर आंसर लगाने को अभी से सीख लीजिए। हो सकता है सवालों का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ये सब कुछ नोटिफिकेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए इन अफवाहों में मत पड़िए कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा। जो भी होगा आ जाएगा। क्लिकबट बहुत सारे वीडियो बनाए जाते हैं इस पर कि लुभावने व्यूज़ बढ़ाने के लिए अलग अलग वीडियो बनाकर लोग कियोस पैदा करते हैं। इन सब चीज़ों मत पड़िए। अपने पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस रहना है। सिलेबस वही रहने वाला है। बाकी पैटर्न कुछ भी हो, हमें क्या मतलब। एग्ज़ाम देना है तो देना है, भले ही वो 1/3 निगेटिव दे, 1/4 दे या निगेटिव नहीं था, एग्ज़ाम तो आपको देना है ना। बस बात ख़त्म। आज के अपना न्यूज़ डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर लेते, इसलिए बताना ज़रूरी हो गया था। देखिए, ये तो हेडलाइन है, इसमें अपने काम का नहीं है। अगला क्या है न्यूज़। ट्विटर के पूर्व CEO हैं जैक डॉर्सी। इन्होंने बयान दिया कि भारत सरकार, जब फार्मर्स आंदोलन चल रहा था तो भारत सरकार ट्विटर पर दबाव बना रही थी कि आप बहुत सारे लोगों का अकाउंट बंद कर दीजिए, फार्मर्स का बहुत सारे के अकाउंट बंद कर दीजिए, मीडिया पर्सनस के अकाउंट बंद कीजिए, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसा इन्होंने बोला कि भारत में क्या लोकतंत्र है, लोकतंत्र, ये इन्होंने बोला है। अब इन्होंने क्या बोला है, भारत सरकार ने इनको क्या जवाब दिया है, इनसे जुड़े हुए हमारे मेंस एग्जामिनेशन सवाल नहीं बनते। मेंस एग्जामिनेशन किससे बनेगा? IT एक्ट 2021 में से सवाल पूछा जा सकता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से यूपीएससी और बाकी एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जाने की कठिन संभावना है, इसलिए उसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। IT नियम देखिए क्या लिखा हो, प्रमुख IT नियम 2021। IT नियम 2021 का जो प्रमुख प्रावधान है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सरकार ने कुछ चीज़ों को जरूरी कर दिया था, लगाम लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपने मन मुताबिक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कंटेंट वगैरह बढ़ रहे थे। एक अफवाह के कारण कहीं पर दंगा भड़क सकता है, कहीं पर हिंसा हो सकता है, तनाव का माहौल हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने 2021 ईस्वी में IT एक्ट कुछ बनाया, कुछ अनिवार्य किया चीज़ों को। उसके बारे में आपको एक ऊपर का नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए। डायरेक्टली अगर सवाल नहीं पूछेगा तो इसको आप अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सावधानी बरतना अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष तौर पर IT नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में कड़ी निगरानी रखने के लिए बाध्य करते हैं। फेसबुक पर कोई चीज़ गलत पोस्ट हुआ है तो फेसबुक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, तो उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए और उसको खुद से उसको हटाने पर ध्यान देना चाहिए। आप अगर YouTube पर कोई गलत कंटेंट पोस्ट करते हैं, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तो मुझे पहले बताना पड़ता है कि मेरे वीडियो में कुछ भी ऐसा ख़राब चीज़ नहीं है, तब जाके मोनेटाइजेशन ऑन हो पाता है। जो लोग भी YouTube पर वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा। ये सेल्फ वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस YouTube पर लाया गया है। इसलिए फेसबुक और ट्विटर और सभी जगहों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपका अगर गलत कंटेंट होगा, एक रिपोर्ट के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाता है।
इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना। इस प्रकार व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक नग्नता या यौन क्रिया में दिखाने या छेड़छाड़ की प्रकृति सहित प्रतिरूपण के प्रकृति आदि में मध्यवर्ती संस्थाएं व्यक्तियों के निजी क्षेत्र को उजागर करने वाली सामग्री की पहुंच संबंधी शिकायतों की प्राप्ति 24 घंटे के अंदर उन्हें हटा देने या अक्षम कर देगी। अगर किसी भी चीज़ को लेकर शिकायत किया गया है कि किसी की गलत फ़ोटो पोस्ट की गई है या फेक न्यूज़ पोस्ट किया गया है या कुछ न्यूडिटी संबंधी फ़ोटो है या कुछ पोर्नोग्राफी संबंधी फ़ोटो है, तस्वीर है, वीडियो है, तो उसको अगर शिकायत किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा तो 24 घंटा के अंदर उसको सभी प्लेटफॉर्म से हटाना अनिवार्य कर दिया गया है आईटी एक्ट 2021 के तहत। ये आप ध्यान में रखेंगे। उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता नीतियों के संदर्भ में शिक्षित करना। जो उपयोग करता है उनको प्राइवेसी और जो सोशल मीडिया की पॉलिसी है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताना भी अनिवार्य कर दिया गया है 2021 के आईटी एक्ट में। 2021 का आईटी एक्ट किसी दिन हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को कॉपीराइट सामग्री ऐसी किसी भी विषय वस्तु को प्रसारित न करने के संदर्भ में शिक्षित किया जाए जो मानहानिकारक, नस्लीय या जाति रूप से आपत्तिजनक, पीडियोफिलिक, भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता हेतु खतरा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा किसी समकालीन कानून का उल्लंघन करता हो। ऐसे तरह के चीज़ें कंटेंट को अगर आपने पोस्ट किया है तो वो नहीं होना चाहिए। और हो सकता है मान लीजिए मुझे नहीं नॉलेज होगा कि ये पोस्ट जो किया है मैंने ये कॉपीराइट इस पर आ सकता है या इस तरह की चीज़ें, तो ये किसका जिम्मेदारी बनता है? तो ये यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो यूट्यूब के हर एक क्रिएटर को हर एक उपयोगकर्ता को ये शिक्षित करे कि कॉपीराइट क्या होता है। इसलिए अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब का वीडियो है, खासतौर से क्रिएटर्स के लिए तो होता ही है, हम लोगों के लिए होता है जो लोग वीडियो अपलोड करते हैं, वो कॉपीराइट का यूनिवर्सिटी टाइप बना रखा, बहुत सारा वीडियो है उसका, कॉपीराइट क्या होता है, कैसे काम करता है, बच्चों को जैसे समझाने की कोशिश की है। तो ये क्या है, ये जिम्मेदारी बनती है किसकी? तो उस प्लेटफॉर्म की बनती है कि वो अपने उपयोगकर्ताओं को ये शिक्षित करे कॉपीराइट के बारे में, कंटेंट कैसा है आपका इसके बारे में, गलत कंटेंट ना पोस्ट करें इसके बारे में। ये भी किस में बताया गया है? आईटी एक्ट 2021 के तहत ये नियम बनाए गए हैं। तो इन मुख्य 3 नियमों को ध्यान में रखिएगा। इसके तहत एक और था कि हर एक कंपनी में, जैसे ट्विटर है तो ट्विटर में एक व्यक्ति को पोस्ट किया जाएगा जो क्या करेगा, भारत सरकार के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में होगा। भारत सरकार जब भी उसको बोलेगी कि ये कंटेंट फेक है, इसकी जांच कीजिए या इसको हटा दीजिए, तो उस व्यक्ति को ये काम करना अनिवार्य होगा। शिकायतकर्ता के रूप में, मतलब शिकायत जो सुने उसके तौर पर एक व्यक्ति की नियुक्ति भी अनिवार्य बनाई गई है आईटी एक्ट 2021 के तहत। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की थी कि ये क्या है, ये ऑनलाइन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया था कि बच्चों की संख्या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उन पर बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा सा हमें सावधानी रखना पड़ेगा कि किस तरह के कंटेंट पोस्ट हो, किस तरह के कंटेंट पोस्ट न किए जाएं। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अब इनके बयानों संबंधी सवाल तो हमसे पूछे नहीं जाएंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे आईटी एक्ट वगैरह से वो मैंने समझा दिया है। बाकी जो संशोधन होता रहता है, जैसे कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने बोला कि हम एक ऑफिशियल, भारत सरकार का ऑफिशियल फैक्ट चेक करने वाला एक वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पर हम डालेंगे कौन सा न्यूज़ सही है, कौन सा न्यूज़ गलत है। अगर हमने किसी न्यूज़ को गलत न्यूज़ साबित कर दिया है तो जितने प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो जितने इंटरनेट प्रदाता हैं या जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उन सब की जिम्मेदारी होगी कि उस कंटेंट को हटा दिया जाए। यानी फैक्ट चेक का काम कौन करेगी? भारत सरकार करने की कोशिश कर रही है। कई सारे लोगों ने इसकी भी आलोचना की थी कि सरकार, हो सकता है कि सरकार विरोधी जो भारत सरकार की आलोचना भी कोई करे तो उस न्यूज़ को भी गलत और फैक्ट चेक के तहत गलत बता दिया जाए और उसको हटा दिया जाए। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये मैं आपको अलग अलग डायमेंशन बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है ये आपका पीटी फैक्ट से संबंधित भी है और मैं आपको इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम समझाऊंगा, जहां से पीटी फैक्ट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इसमें टीकाकरण को शामिल किया गया, किन किन बीमारियों से रक्षा दी जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोविन ऐप की तरह यूविन पोर्टल के जरिए होगा बच्चों का रूटीन टीकाकरण। कोविन ऐप याद होगा, कोविन ऐप क्या था भाई? अगर आपने टीकाकरण करवाया होगा कोरोना के बाद तो आपको कोविन ऐप याद होगा। उसी की तरह का कौन सा ऐप बनाया गया है? यूविन पोर्टल बनाया गया है। ये क्या करेगा? ये बच्चों का टीकाकरण, रूटीन टीकाकरण होगा। जैसे याद कीजिए, कोरोना का पहला डोज आपने लिया होगा तो दूसरे डोज से 7 दिन पहले से मैसेज आने लग गया था कि महाराज आके दूसरा डोज लगवा लीजिए, आपका समय हो गया है दूसरा डोज लगवाने का। ओके, कोरोना के टीकाकरण में मददगार बने कोविन ऐप की तरह बच्चों के रूटीन टीकाकरण में यूविन पोर्टल का इस्तेमाल होगा। यूविन,
इसको ध्यान में रखेंगे। यूविन पोर्टल किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से। इस पोर्टल की मदद से बच्चों के टीकाकरण का ट्रायल 2 जिलों में सफल रहा है। इसके बाद बच्चों के रूटीन टीकाकरण के लिए पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। जुलाई से दिल्ली के सभी जिलों में इनको शुरू किया जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। अब मैं बता देता हूँ टीकाकरण कार्यक्रम एक्चुअली में है क्या भारत सरकार का। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया है। क्या है ये सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में? यह सुनिश्चित करेगा कि नियमित टीकाकरण सेवाएं बिना टीकाकरण वाले, आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच सके। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस अभियान में 2 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यद्यपि कोविड-19 महामारी के कारण नियमित टीकाकरण की गति धीमी हो गई थी, लेकिन कोविड-19 के बाद मिशन इंद्रधनुष 4.0 इस अंतराल को कम करने और सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में अस्थायी लाभ प्रदान करने में काफ़ी योगदान देगा। देखिए ये सघन मिशन इंद्रधनुष मिशन 4.0 के बारे में है। अभी मैं आपको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी बताऊंगा, जिसके तहत आप सभी को भी टीका लगा होगा और वो पता होना चाहिए। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 3 चरणों में 416 जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 जिले भी शामिल हैं। ये सब तो बात हो गई अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उनके बारे में। अब सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आखिर है क्या, क्यों इसको चलाने की ज़रूरत पड़ी थी, क्या ये लाभप्रद है और क्यों इसको चलाया जा रहा है अभी भी अलग अलग राज्यों में या केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1985 में कार्यक्रम को सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया। यूआईपी वैक्सीन रोकथाम योग्य 12 बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर रुग्णता को रोकती है। जैसे बच्चों को बचपन में ही लगा दिया जाता है अलग अलग बीमारियों का टीका, तो भविष्य में उनको उस बीमारी से रोकने में आसानी होगा। अतीत में यह देखा गया कि प्रतिरक्षण कवरेज में वृद्धि की दर धीमी हो गई। 2009 से 2013 के बीच इसमें प्रतिवर्ष 1% की दर से वृद्धि देखी गई। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर आप लोग सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की आलोचना के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप इस लाइन को चेप सकते हैं। कवरेज में तेजी लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना की गई। देखा यहाँ पर क्या लिखा हो, 2009 से 2013 में कवरेज कम हो गया, तो अब कवरेज को तेज करना था, तो मोदी सरकार ने क्या किया, इस कवरेज को बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। कब किया है इसको? 2015 में किया, ताकि पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाया जा सके। कब शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष को? 2015 में शुरू किया गया कि 90% तक हमें टीकाकरण को ले जाना है। मिशन इंद्रधनुष क्या है, अब इसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पीटी में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। इसके तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है, जिनका यूआईपी के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं। मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज के खिलाफ टीकाकरण शामिल है। प्रिवेंटल का मतलब क्या होता है? बीमारी होने से पहले ही उसको रोक देना। अब जैसे देखिए कौन कौन से हैं। अब इन बीमारियों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पीटी में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बीमारियों के नाम ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, क्षय मतलब टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, उसके बाद से कौन सा है, निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, जापानी एन्सेफेलाइटिस, जापानी बुखार जिसको कई लोग बोल देते हैं। इनसे बिहार में बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है जापानी बुखार से। आपने सुना होगा कि मुजफ्फरपुर में 20 बच्चों की मृत्यु हो गई, और इसी मौसम में होते हैं, आम और लीची वाले मौसम में, मतलब कि बरसात का मौसम जो शुरू होता है तो संक्रमण के कारण डेथ की संख्या बढ़ जाती है। रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, खसरा, रुबेला शामिल हैं। इनके नाम 12 के 12, कम से कम 12 नहीं याद हों, आपको 10 भी याद होंगे, 5-7 भी आप याद कर लेंगे अगर, तो आप एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन में वहाँ पर। और ये पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि कई बार पीटी में ख़राब सवाल जब उसको बनाना तो कठिन, तो क्या बोलेगा कि जो मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन कौन से बीमारियों के लेकर टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, निम्न में से बताइए। ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 2, 3, 4। अब सेलेक्ट कीजिए बैठकर। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अच्छा है ये, आपको अच्छा फैक्ट मिल गया है इसमें।
हालांकि जापानी एन्सेफेलाइटिस और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के खिलाफ टीका कार्यक्रम का संचालन देश के चुनिंदा जिलों में किया जा रहा है। जो जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं, भारत सरकार के पास डेटा होता है जिलेवार, तो उन जिलों में हमने क्या किया, जापानी एन्सेफेलाइटिस और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का कार्यक्रम चलाया। बाकी 10 जो हैं वो तो सार्वभौमिक हैं, 2 जो हैं वो चुनिंदा जिलों में चलाया जा रहा है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मिशन इंद्रधनुष को भी ग्राम स्वराज अभियान के विपरीत ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। ये ध्यान में रहेगा, मैं इसलिए डिटेल में इस टॉपिक को करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सघन मिशन इंद्रधनुष क्या है? इस कार्यक्रम को 2017 में शुरू किया गया था। एमआई के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो छूट गए थे। देखो, मिशन इंद्रधनुष के तहत जो छूट गए थे उनको हमने सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत कवरेज दे दिया। एक भी बच्चा अगर टीकाकरण से छूट जाएगा तो टीकाकरण अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो बीमारी फिर फैल सकती है। इसलिए सार्वभौमिक टीका कवरेज बहुत ज़रूरी होता है ना। इसके तहत 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 फिर लाया गया, फिर 3.0 लाया गया और 4.0 भी अब आ गया है। अब तक की उपलब्धियां क्या हैं? बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, अप्रैल 2021 तक मिशन इंद्रधनुष के तहत विभिन्न चरणों में कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। हमारे इतने बच्चे अगर स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें इंक्रीज हो सकता है। मिशन इंद्रधनुष के पहले 2 चरण के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7% की वृद्धि हुई। आप ये पॉजिटिव पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष का 5वें चरण में शामिल 190 जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की तुलना में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 18.5% की वृद्धि हो गई है। 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 62 से बढ़कर 76.4% हो गया है। स्रोत PIB है। इससे अच्छा स्रोत और क्या चाहिए? इससे अच्छा कंटेंट और आपको कहाँ पर मिलेगा? स्टेट PCS के रिगार्डिंग तो कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना तो गारंटी बोलता हूँ। अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये छोटा सा PT फैक्ट तो ध्यान में रखेंगे ही। जो मैंने अभी मुख्य टॉपिक करवाया है, कम से कम उसके स्क्रीनशॉट बना कर रख लीजिए, उसको आप कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। शिक्षण संस्थान भी बने कार्बन मुक्त। देखिए, ये शिक्षण संस्थान भी बने कार्बन मुक्त, इसमें टॉपिक में क्या है तो अपने लिए कुछ PT के फैक्ट हैं। सीधी सी बात है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की रेस टू जीरो अभियान, रेस टू जीरो, देखो मैंने 2 ऐसे लिखा है, रेस टू जीरो मतलब जीरो। ये पूछ लेगा सीधा सीधा, क्या रेस टू जीरो अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया गया है। में शामिल होते हुए भारत ने 2030 तक देश के सभी विश्वविद्यालय के परिसर को कार्बन तटस्थ बनाने की घोषणा कर दी है। भारत ने बोला है कि 2030 तक देश के जितने यूनिवर्सिटी हैं उनको हम CO2 एमिशन ख़त्म कर देंगे, कार्बन तटस्थ बना देंगे। यानी कि इतने पेड़ पौधे वहाँ पर लगा देंगे हम लोग, या तो कार्बन उत्सर्जन इतना कम कर देंगे कि जितना उत्सर्जन हो रहा है उस विश्वविद्यालय कैंपस में उतने पेड़ होने चाहिए जो उतना कार्बन एमिशन को सोख ले। इसी को बोलते हैं जीरो एमिशन। इससे क्या होगा? हम सोलर एनर्जी लगा देंगे विश्वविद्यालय में जगह जगह, जिससे क्या हो, CO2 एमिशन कम हो जाए। हम जगह जगह जहाँ पर विश्वविद्यालय कैंटीन में अगर खाना बन रहा है गैस वगैरह से, जिससे CO2 उत्सर्जन हो रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक कर देंगे। और वहाँ पर क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत भी कार्बन उत्सर्जन होगा उसके लिए हम वहाँ पर ढेर सारा पेड़ लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो वहाँ का आउटपुट होगा वो कार्बन का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2030 तक हमें ये काम करना है। अगले 7 सालों में ये काम कंप्लीट करना है। और किसका अभियान है? ये यूनाइटेड नेशन का अभियान है। 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन क्लाइमेट इम्पैक्ट फोरम में 68 देशों के 1050 विश्वविद्यालय की तरफ 250 परिसरों को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने का आह्वान किया गया था। हमारे लिए सब काम का नहीं है। हमारे लिए काम का क्या है? भारत सरकार ने क्या बोला है कि देश के जितने यूनिवर्सिटी हैं उनके कैंपस को CO2 इमिशन से मुक्त कर देंगे। कब तक? 2030 तक। ओके, किसका अभियान है ये? रेस टू जीरो, तो यूनाइटेड नेशन का अभियान है। बात खत्म हो गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यकीन मानिए इन सब टॉपिकों से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। PT में नहीं तो मेंस में आपको घुमाकर पूछ लिया जाएगा। क्या है भाई? देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पोषण ऐप हेल्प्स माइग्रेंट्स वर्कर एक्सेस आंगनवाड़ी सर्विस
ड्यूरिंग रीएलोकेशन। मान लीजिए पोषण ऐप के द्वारा क्या होगा, माइग्रेंट्स वर्कर जो होते हैं, माइग्रेंट्स वर्कर कौन लोग होते हैं भाई, गरीब लोग होते हैं। मान लीजिए बिहार का कोई गरीब आदमी है, चिंटू, क्या नाम है, चिंटू, सपरिवार किसी गांव में निवास करता था। वहाँ पर उसका बच्चा कहाँ जाता था, आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो होता है, आंगनबाड़ी जो होता है घर के बगल में, वहाँ पर जाता है, आंगनबाड़ी में जाता है। और वहाँ पर आंगनबाड़ी में क्या होता है, बच्चे को पोषण मिलता है, उसको खाना मिलता है, पेट भर के अपना खिचड़ी खूब दम मार के खाता है, दाल चावल खाता है, और वो आयरन वाली चॉकलेट भी खाता है। कुछ देर बैठता है आंगनबाड़ी में मैम के साथ और फिर घर पे आ जाता है। छोटा सा बच्चे की बात करो, शिशु बैठते हैं आंगनबाड़ी में, कौन होते हैं, छोटे बच्चे बैठते हैं। अब ये जो था उसके पिता था चिंटू, इसकी जॉब कहाँ पर लग गई, सामान्य जॉब क्या लगेगी, माइग्रेंट है तो दिल्ली आ गया वो, मान लीजिए, या चला गया कहाँ, गुजरात चला गया, उसका कोई काम लग गया वहाँ का फैक्ट्री वैक्ट्री में, सपरिवार कहाँ चला गया, गुजरात। अब उसका बच्चा भी चला गया, लेकिन अब उसके बच्चे को क्या पोषण मिल पाएगा, वहाँ का आंगनबाड़ी क्या उसको लेगी, अब तक नहीं लेती थी लेकिन अब लेगी। क्यों, क्योंकि क्या किया भारत सरकार ने, एक देश एक आंगनबाड़ी, क्या बोला मैंने, एक देश एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम को लॉन्च किया है, एक सोच को लॉन्च किया। जैसे एक देश एक राशन कार्ड योजना है, एक देश एक स्मार्ट कार्ड योजना, उसी तरह से एक देश एक आंगनबाड़ी। और ये ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के जीवन में इफेक्ट पड़ता है इससे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोर देन 57,000 माइग्रेंट्स वर्कर हैव रजिस्टर्ड फॉर द वन नेशन वन आंगनबाड़ी प्रोग्राम। 57,000 वर्कर्स ने रजिस्टर्ड भी कर दिया इसके लिए। अंडर विच इवन इट पीपुल रीलोकेट टू अनदर स्टेट दे कैन रिसीव बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर ऑफ एज। एंड बस यही है मुख्य रूप से क्या है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं सबको पोषण मिलेगा, इन्होंने ये बोला है। मुख्य रूप से क्या है कि अगर जो वर्कर है माइग्रेंट्स वर्कर, वो अगर रीएलोकेट होते हैं, कहीं से कहीं जाते हैं, तो उनके बच्चों को जो पोषण मिल रहा था वो एक देश एक जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है इसके द्वारा उनको पोषण मिलता रहेगा। मुख्य रूप से यही है। और इसमें क्या कौन सा ऐप मदद कर रहा है, पोषण ऐप। पोषण ऐप पूछा जा सकता है कि पोषण ऐप किससे संबंधित है, तो आंगनबाड़ी से संबंधित है, एक देश एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम से संबंधित है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं। और कौन से मंत्रालय का है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड, ये बस चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है। और मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि ये कार्यक्रम पॉसिबल है कैसे, केंद्र और राज्य के सहयोग से। सहयोग की बात आती तो किसका एग्जाम्पल देंगे आप, केंद्र और राज्य के सहयोग से। सहयोग की बात आती तो किसका एग्जाम्पल देंगे, थोड़ा सा कम जोड़ने की कोशिश कीजिए, कहाँ से, पॉलिटिक्स जोड़ने की कोशिश कीजिए। सहयोग की बात आएगी केंद्र और राज्यों के बीच में, सेंटर और स्टेट में सहयोग की बात आ रही है, हेल्प की बात आ रही है, तो इसको आप कहाँ से जोड़ेंगे, इसको आप फेडरलिज्म से जोड़ेंगे, संघवाद टॉपिक से जोड़ सकते हैं। संघवाद के एग्जाम्पल में आप इसको लिख कर आएंगे, एक राज्य एक देश एक आंगनबाड़ी योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना, ये सब संघवाद का एग्जाम्पल होता है। जो करंट अफेयर होता है उनको पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे तो आपको आसानी होगा, तो इसको आप वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। बस यही था इसमें, और तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी तो आपको पता ही है। इसमें आप बाकी चीज़ें तो लिख ही सकते हैं। ये पोषण ऐप याद रखेंगे, एक देश एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम को भी याद रखेंगे, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगला जो अपना न्यूज़ है, यही आज का अंतिम न्यूज़ है और वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ से सवाल पूछे जाने की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। और एक और न्यूज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या है कि यूनेस्को, ऑनलाइन मैंने पढ़ा, दिखाऊंगा, पहले मैं इस न्यूज़ को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया यूएस टू डाइवर्सिफाई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, सिविलियन है कोई, उन्होंने बोला है। सेमीकंडक्टर की चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है भाई, क्या है ये? एक समय में जितना पेट्रोल डीजल का महत्व था, कोयले का महत्व था, आज उनका महत्व तो कम हो गया है ना, है महत्व लेकिन कम हो गया है। एक समय में याद कीजिए वो पुराना ज़माना जब पोस्ट कार्ड और डाकघर और पीसीओ का महत्व होता था, आज के समय में उतना ही महत्व किसका है? एक तो है लिथियम का, दूसरा कौन सा है आपका, सिलिकॉन चिप का है। क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। अब ये क्या होता है भाई, प्रोसेसर वगैरह का जो आपने सुना होगा, आपके फ़ोन में ही प्रोसेसर होगा, कंप्यूटर में ही प्रोसेसर होता है, या मेमोरी होता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी बनते हैं उनमें जो भी चीज़ बनता है उसमें मैक्सिमम चीज़ों में चिप के तौर पर सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ किया जाता है। तो उसको लेकर जो भी देश उस पर अपना कब्जा कर लेंगे, एक तरह से पूरे दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर उनका कब्जा हो जाता है। छोटा सा देश है ताइवान, वो अगर चाइना उस पर अटैक नहीं कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण पता है, उसका रक्षा शील्ड का काम कौन कर रहा है, उसका सेमीकंडक्टर उद्योग। क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर चिप कौन सा देश बनाता है, तो ताइवान बनाता है।
इस पर, और जो चीन की पूरी सप्लाई चेन किस पर निर्भर है, तो ताइवान पर निर्भर है। अगर ताइवान पर उसने अटैक किया तो उसको संभावना है कि उसका सप्लाई चेन बिगड़ जाएगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान दुनिया में कौन बनाता है, तो चीन बनाता है, फिर भारत बनाता है। और भारत को सारा सामान कहाँ से करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है बाहर से, हमें सेमीकंडक्टर वगैरह। तो इसको लेकर हमने अपना सेमीकंडक्टर मिशन बनाया हुआ है। चीन पर निर्भरता ख़त्म करने के लिए हमने यूएस और ब्रिटेन वगैरह से सहयोग से हम इसको सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चीन पर हमारी निर्भरता ख़त्म हो जाए। तो भारत का जो ये सेमीकंडक्टर मिशन है वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ आपको। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, इसको 2021 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में कुल 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया, 2021 में। यह देश में अस्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। कार्यक्रम का उद्देश्य अर्धचालक, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, सुनिएगा, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञ के नेतृत्व में ISS योजनाओं के कुशल, सुसंगत व सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। घटक क्या है, भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए योजना। यह सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर बफर फैब्रिकेशन सुविधाओं का स्थापित हेतु बड़े निवेश को आकर्षित करना है। कि दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण करती है कंपनियाँ, उनको भारत बुलाया जाए और उनको भारत में हम पैसा भी देंगे, ज़मीन भी देंगे, बोलेंगे यहाँ पर बनाओ। भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए योजना क्या है, यह डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य देश में TFT LCD आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब व सेमीकंडक्टर्स असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग व पैकेजिंग OSCT की सुविधाओं का स्थापना के लिए योजना है। ये मतलब सेमीकंडक्टर को बनाना, पैक करना, बेचना, रिसर्च करना, सब कुछ हमने इस योजना में शामिल किया है कि देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को लेकर बढ़े। भारत सॉफ्टवेयर में अग्रगणी है दुनिया में, सॉफ्टवेयर में, लेकिन हार्डवेयर में हम बहुत पिछड़े हुए हैं अभी भी। हार्डवेयर का निर्माण हमारे यहाँ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब हार्डवेयर उसमें हो, उसके पास हार्डवेयर तभी काम करेगा, सॉफ्टवेयर। तो दोनों चीज़ अगर हमारे पास हो जाएंगे तो हमारी एक छत्र राज हो जाएगा इन क्षेत्रों पर। इसी चीज़ को हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगला क्या है, यह योजना भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और वगैरह के लिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय के 30% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मतलब 100 रुपये का अगर आप कारोबार लगाना चाहते हैं भारत में, तो हम आपको 30 रुपये की सुविधा भी देंगे कि आप आइए और भारत में कारोबार लगाइए सेमीकंडक्टर से संबंधित। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या है ये योजना वगैरह, क्या है, भारत सरकार क्या कोशिश कर रही है। दरअसल में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अगर सेमीकंडक्टर्स से जुड़ी हुई चीज़ें भारत में स्थापित करना चाहती हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, आइए हम आपको ज़मीन देंगे, हम आपको पैसा देंगे, यहाँ पर स्थापित कीजिए, यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम ऑलरेडी अग्रगण्य देश हैं, दुनिया के बड़े देशों में शामिल हैं, लेकिन हार्डवेयर में हम पिछड़ रहे हैं, हमें उसमें भी आगे जाना है। उसमें चीन और ताइवान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ देशों का प्रभुत्व बना हुआ है, हम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाई द US वांट्स टू रीजॉइन यूनेस्को आफ्टर ईयर ऑफ डिस्प्यूट ओवर इजराइल एंड फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के कारण यूनेस्को जो है वो यूनेस्को से अमेरिका वापस हट गया था, फिर से उसको ज्वाइन कर रहा है। क्यों ज्वाइन कर रहा है, चीन के वहाँ पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है यूनेस्को के तहत। यूनेस्को के बारे में डिटेल बता देता हूँ आपको, और यूनेस्को के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, हर साल ही चर्चा में रहता है यूनेस्को। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की बीजेस एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और संगठन के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, PT फैक्ट में ये पूछा जाता है, पेरिस में अवस्थित है, और एवं विश्व में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके हैं। इसके 193 सदस्य देशों में से 11 संबद्ध सदस्य अप्रैल 2020 तक, और यह सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। दरअसल हुआ क्या था, जब अमेरिका ने इसको छोड़ा था ना, 2016 के आसपास छोड़ा था, उसके बाद हुआ क्या था कि यूनेस्को की फंडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, तो अमेरिका से आती है, और चीन उसको फंडिंग करने लग गया था। तो चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा था इसमें धीरे धीरे, तो फिर से अमेरिका ने इसको ज्वाइन किया और इसको $60 करोड़ की सहायता दी है यूनेस्को को।
यूनेस्को दरअसल में करती क्या है? दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। शिक्षा, संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज, इनको संरक्षण का काम करती है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। कौन कौन से? कुक द्वीप, नियो और फिलिस्तीन। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 इजराइल, लिकेंस्टीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। अब तो अमेरिका इसका सदस्य बन गया है। क्या इजराइल सदस्य है? इजराइल इसका सदस्य नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। क्या यूएन के सदस्य जो होंगे, क्या वही यूनेस्को के सदस्य हो सकते हैं? नहीं, जो यूएन के सदस्य नहीं हैं वो भी यूनेस्को के सदस्य हो सकते हैं। इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद व शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सूचना और संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना, विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे अफ्रीका और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। इतिहास क्या है इसका? यूनेस्को का निर्माण कैसे हुआ था? 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया था। CAME का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो यूके में किया गया था, उस समय के यूके में। केम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र 1946 में नवंबर-दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। इसकी विशेषज्ञताएँ क्या है? शिक्षा जीवन बदल देती है और वगैरह, धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना। भारत में भी बहुत सारे धरोहरों को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है। जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, ताजमहल, इनको शामिल किया जाता है। और पता ही आपको सांस्कृतिक चीज़ों को भी, जैसे कालबेलिया से लेकर छऊ नृत्य से लेकर बहुत सारे भारतनाट्यम से लेकर अलग अलग चीज़, मणिपुर का संकीर्तन तक, इन सबको कहाँ पर शामिल किया जाता है? यूनेस्को में शामिल किया जाता है सांस्कृतिक के तौर पर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके। अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिए अधिनियम 2003। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैं बता देता हूँ। विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के बचाव और सुरक्षा के लिए यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण अभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं। कौन कौन सी संधियाँ हैं? तो एक संधि 2005 में हुआ था, और अगला है कि एक 2003 में हुआ, उसके बाद से एक 2001 में हुआ। कौन सा? सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा। और एक 2001 में कौन सा हुआ? अंतःजलीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय, सांस्कृतिक संपदा के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण पर प्रतिबंध एवं रोकथाम के साधनों पर अभिसमय संपदा 1970। ये अलग अलग एक्ट हैं। इसके बारे में आपको नहीं भी पता हो तो कोई भी ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से यूनेस्को क्या काम करती है ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य मैंने ऊपर बता ही दिया था। कल मैंने एक PT फैक्ट में गलती कर दिया था। 3167 बाघ हैं देश में, मैंने 3169 बता दिया था। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।